चलिए अब सुनिए ध्यान से। लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट की थी और हमने वेक्टर प्रोडक्ट के सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ ली थी, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी कर लिए थे और मैंने एग्जांपल होमवर्क में भी दिया था, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कर लिया सभी ने? ठीक है, अब हम ना यहाँ से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। चलिए अब सब लोग ध्यान देना, कोई भी बातचीत ना करे, प्लीज़ फोकस कीजिए। सुनिए, पहला सवाल, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी आपको दे रखे हैं, तो ये तो बहुत आसान है, आप ये खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए और बी दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है सेम, तो ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। अब आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पर, और इस पर निशान लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट का। क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक्चुअल में ना ये सवाल दिया गया है एक ऐसी एक्सरसाइज में जिसमें आप लोगों को वो क्वेश्चंस करने जो किस पर बेस्ड है, क्रॉस प्रोडक्ट पर। लेकिन इस सवाल में क्रॉस प्रोडक्ट का कोई लॉजिक नहीं लगने वाला, बिना उसके ही आपका सवाल हो जाएगा। और इसीलिए सवाल थोड़ा ध्यान से देखना, आखिर ये क्वेश्चन है क्या, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसके लॉजिक को ज़रा अच्छे से समझिएगा। सुनिए, इफ़ अ यूनिट वेक्टर, कोई नहीं भाई प्लीज़ बातें नहीं, और ध्यान से देखना ज़रा क्या क्वेश्चन है। यहाँ से सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए, आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप। आप जानते हैं आई कैप का मतलब x के साथ, और x के साथ जो एंगल बनता है उसे अल्फा से दिखाते हैं, तो अल्फा कितना है, π/3। और j का मतलब है y, और y के साथ जो एंगल बनता है दैट इज बीटा, और वो कितना होता है, π/4। एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद k डायरेक्शन, मतलब k के साथ जो एंगल बनता है दैट इज गामा, और उसे क्या बोला है, थीटा। और साथ में ये बताया कि एक्यूट है मतलब 90 से कैसा है, छोटा। अब इन्होंने बोला देन फाइंड थीटा, आपको थीटा निकालना है, एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए, और ए के कंपोनेंट्स को भी फाइंड आउट करना है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा सब लोग। सुनो, मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए बस। मान लीजिए इस तरह से मैंने एक एक्सिस बना दी x, दूसरी एक एक्सिस ये रही आपके पास, दिस इज योर y एक्सिस, और तीसरी एक्सिस ये रही, दिस इज योर z एक्सिस। इसे मैंने बोल दिया ये x है, ये वाली एक्सिस y, और ये वाली एक्सिस z। और हमारा जो वेक्टर है वो वेक्टर मान लेते हैं ये रहा, और मैं इस वेक्टर का कलर चेंज कर देता हूँ, दिस इज द वेक्टर, और इसका नाम क्या रख दिया, a। आपका ये वेक्टर x के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा, y के साथ जो बनाएगा दिस इज बीटा, और z के साथ जो बनाएगा दिस इज गामा। आप लोगों को ये अल्फा बीटा गामा दिए गए, आपको एक्चुअल में गामा यानी कि किसे फाइंड आउट करना है, थीटा को। और a एक यूनिट वेक्टर है। चलो अब मेरी बात सुनना, अगर आप लोगों को याद हो सबको, तो मैंने एक बार कहा था कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसे आप लिखते हैं एल आई कैप, प्लस में एम जे कैप, और प्लस एन के कैप। ये एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। ए वेक्टर को आप ए वेक्टर रहने दीजिए, एल की जगह एल की वैल्यू रखिए दैट इज कॉस अल्फा आई कैप, प्लस में एम की वैल्यू कॉस बीटा एंड दिस इज जे कैप, एन की वैल्यू दिस इज कॉस गामा एंड दिस इज के कैप एज इट इज। ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर एज इट इज, कॉस व्हाट इज योर अल्फा, π/3, तो आप लिखेंगे π/3 आई कैप, प्लस में कॉस दिस इज योर बीटा विच इज π/4 एंड दिस इज जे कैप, और लास्ट में कॉस गामा, और गामा क्या है, थीटा, एंड दिस इज के कैप। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में कॉस π/3 मतलब कॉस 60 1/2 आई कैप, कॉस π/4 विच इज 1/√2 एंड दिस इज जे कैप, और कॉस थीटा की जगह रहने देते हैं कॉस थीटा एंड दिस इज के कैप। तो मैं इसको ना इस तरीके से लिख पाया, ये रहा मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर। लेकिन हमें ये कहा गया है कि हमारा ये वेक्टर ना एक यूनिट वेक्टर है, तो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। और मैग्नीट्यूड निकालना सभी को आता है। आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट लगा के सबका स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये रहा 1/2 का स्क्वायर। फिर दूसरी वाली जो टर्म है कंपोनेंट है दैट इज 1/√2 स्क्वायर, और लास्ट में कौन बचा, कॉस, तो आप लिखेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1। आप इस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू में 1, रूट हटाने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दी। इसके नेक्स्ट स्टेप पर जब आप आते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 1/2 इधर ले आइए, माइनस में 1/4,
तो आप इसे लिखेंगे दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर 1 में से 1/2 गया तो बचा 1/2, 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4, और अगर ये रिजल्ट आया तो आप लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और प्लस भी आएगा और साथ में माइनस भी। लेकिन एक मिनट सुनो, हमें कहा गया कि हमारा ये जो एंगल थीटा है वो कैसा है, एक्यूट। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और 90 से छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस, इसलिए आप इस पे चाहोगे भी तो भी आपको नेगेटिव नहीं लेना, समझ रहे हैं ना, वरना तो दिख रहा है अगर वो नहीं लिखते कुछ भी तो आप बोलते प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। तो अब आपको कॉस थीटा मिल गया, इट मींस आप लोगों को कॉस थीटा से थीटा पता लग गया विच इज 60 डिग्री, और 60 का मतलब π/3। पहला काम खत्म, इन्होंने बोला एंगल कितना होगा वो बता दिया। अभी भी दूसरा सवाल बाकी है। अब इस दूसरे पार्ट में पूछा इन्होंने कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे वेक्टर्स के, एज जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि हमारा जो वेक्टर ए है वो वेक्टर क्या था, हाफ आई कैप, तो मैंने इसको लिख दिया हाफ ऑफ दिस इज आई कैप। अगला वाला 1/√2 जे कैप, तो दिस इज 1/√2 एंड दिस इज जे कैप, और प्लस में कॉस थीटा के कैप। अब क्या करते कई लोग, थीटा उठा के यहाँ रखते हैं, इससे अच्छा तो सीधा कॉस थीटा कितना है, हाफ, वही रख दो, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ के कैप। तो आपसे पूछा कंपोनेंट्स ऑफ ए, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, और जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से, 1/2, 1/√2 और लास्ट में 1/2, तो ये रहे कंपोनेंट और ये वाला आपका एंगल। ठीक है, ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप इसे लिख लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन आप देखेंगे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं था, लिख लीजिए इसको। हाँ भाई, ये बातें तो समझ में आ गई, सिंपल था ये क्वेश्चन, कर लोगे आराम से। चलिए,
तो ये सवाल ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने कर लिया। इसमें वेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं था, इसमें बेसिक नॉलेज की ज़रूरत थी जो आप लोगों ने पहले आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज में सीखी थी, डायरेक्शन कोसाइन का इस्तेमाल किया था। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चंस, और अब वाले सारे क्वेश्चंस ही वेक्टर प्रोडक्ट के हैं। ठीक है, चलें आगे, लिख लिया सबने? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल। ये भी ना वैसे बहुत आसान है, एक बार मैं इसे करा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम में इसे कैसे दिया गया था। एक बार पहले देखिए, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जितना बोला उतना कीजिए बस, शो दैट, आपको ये शो करना है कि इसके बराबर। तो भाई आप एक काम कीजिए ना, यहां से LHS ले लीजिए, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और आपका जो वेक्टर है दिस इज A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस दिस इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और आपको LHS सॉल्व करके क्या लाना है, RHS। आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, A वेक्टर को A वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज A क्रॉस A, फिर A वेक्टर को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा A क्रॉस B, फिर B वेक्टर को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा B क्रॉस A, और फिर B वेक्टर को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा B क्रॉस B। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको किसी बच्चे को याद है A क्रॉस A क्या होता था, 0, तो यहाँ पर हो गया 0 वेक्टर, प्लस में ये रहा आपके पास A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और आप लोगों को याद होगा आप B क्रॉस A को पलट के A क्रॉस B लिख सकते हो, बस साइन चेंज करना पड़ेगा, और B क्रॉस B कितना हो गया, 0। तो आप देखेंगे A क्रॉस B दो बार है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। इट मीन्स कि आपने सॉल्व किया LHS और इज इक्वल टू में क्या आ गया, RHS। अच्छा अब देखिए एग्जाम में एक बार सवाल क्या आया था, सुन लो, आराम से लिख लेना। उसमें ना हमें ये क्वेश्चन में दिया गया था कि A प्लस B आपको दे दिया गया था कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू दिस, A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फाइंड A क्रॉस B, ये सवाल था। अब दो तरीके हैं, या तो कोई बच्चा इसको दो इक्वेशन माने, सॉल्व करके A निकाले और क्या निकाले, B, और फिर A क्रॉस B निकाल दे, या फिर सीधा उसे ये पता हो कि 2A क्रॉस B बराबर होता है A माइनस B क्रॉस A प्लस B, तो बस इन दोनों की ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो डायरेक्टली। इसकी मदद से आप 2A क्रॉस B को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए सब लोग? अब आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन नंबर 4। लिख ले सभी ने ये सवाल? तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जल्दी कंप्लीट कर लो इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां। अच्छा, 5th क्वेश्चन भी बहुत इजी सा सवाल है, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं जो फटाफट खत्म हो जाएंगे। अब देखिए जरा 5th क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा जरा। फाइंड लैम्डा एंड म्यू, ये दो नंबर्स हैं, दो कांस्टेंट है, हमें इन्हें फाइंड करना है। इफ अगर इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कितनी है, 0। अच्छा देखिए आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है 2i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस 27k कैप, एक वेक्टर क्रॉस, और जो दूसरा वेक्टर है दिस वेक्टर इज i कैप प्लस में लैम्डा j कैप और प्लस में म्यू k कैप इक्वल टू में लिखा है दिस इज 0 वेक्टर। हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी आती है। आप एक काम कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ना वही सिंपल तरीका यूज कीजिए जो मैंने आपको बताया था, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे i कैप, फिर लिखिए j कैप और लास्ट में लिखिए k कैप। इसके कंपोनेंट 2, 6, 27, तो ये रहा 2, फिर यहाँ 6 और ये रहा 27। इसके कंपोनेंट 1 लैम्डा म्यू, तो इसे लिखेंगे 1, फिर यहाँ लैम्डा और यहाँ पर म्यू, और इक्वल टू में हम जानते हैं दिस इज 0 वेक्टर। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसको ऐसे लिख दिया। अब प्रोडक्ट निकालना तो आता ही है, निकालते हैं प्रोडक्ट। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे i कैप ब्रैकेट क्लोज, ये और ये कैंसिल, 6 इंटू म्यू दिस इज 6 म्यू, और 27 लैम्डा, तो आप यहाँ लिखेंगे 27 लैम्डा एज इट इज, फिर माइनस j कैप ब्रैकेट क्लोज, ये और ये कैंसिल, 2 इंटू म्यू, तो आप इसे लिख सकते हैं
2 म्यू, और 1 इंटू 27 दिस इज -27, और बीच में आ गया प्लस, अब लिखेंगे के कैप। अब ये और ये कैंसिल, 2 इंटू लैम्डा, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 लैम्डा -6 और इक्वल टू में 0 वेक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके आगे ना आप दो तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। सिंपल एक तरीका बेसिक सा ये, आप मुझे बताओ इसमें आई कैप है, इसमें जे कैप है और इसमें क्या है के कैप। जब कभी भी आप दो चीज़ों को ऐड करते हो तो कहते हो ना सर सेम टर्म ऐड होगी, एक्स वाली एक्स में, वाई वाली वाई में, ऐसे ही आई वाली आई में ऐड होती है, जे वाली जे में और के वाली के में। लेकिन ये आई वाली टर्म है, ये जे वाली टर्म है, ये के वाली टर्म है, ऐसे ये तीनों ऐड हो ही नहीं सकती। प्लस में लिख तो सकते हो मगर ऐड नहीं कर सकते। मगर फिर भी इनका एडिशन कितना आ रहा है? 0। ऐसा तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी तो 0i प्लस 0j प्लस 0k इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 0। इससे पता लगता है सर तीनों ही अलग अलग क्या होंगी? 0। एक तरीका। और कई बार इसको लोग ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू में 0i कैप, फिर प्लस में लिख देते हैं 0j कैप और प्लस में लिख देते हैं 0k कैप, फिर बोलते हैं आई वाला आई के बराबर, जे वाला जे के बराबर और के वाला के बराबर। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप इतना टाइम क्यों ही खराब करोगे, सीधा आपको लॉजिक क्लियरली पता है तो बस आप इसे इक्वल टू 0 रख दीजिए। 6 म्यू -27 लैम्डा इक्वल टू 0। अगली वाली टर्म क्या हो जाएगी? 2 म्यू -27 इज इक्वल टू 0, और लास्ट में आप लिखेंगे 2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। तो यार ये आपको लैम्डा निकाल के दे ही देगा, तो डायरेक्टली लैम्डा कितना आ गया? 3। इससे आपको म्यू मिल जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? 27/2, और मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, मेरा काम बस इन दोनों से हो गया, तो मुझे लैम्डा मिल गया और मुझे क्या मिल गया? म्यू मिल गया। कर लेंगे आप इसे, लिख लीजिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? लिख लिया सभी ने ना? ठीक है, ये सवाल बहुत इजी था, आप इसे आराम से कर सकते थे। अब आइए ज़रा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। अच्छा ये सवाल आ गए MCQ फॉर्मेट में भी मिल जाते हैं ऐसे सवाल, छोटे क्वेश्चन से नहीं है। चलिए सुनिए ध्यान से, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा ध्यान देना। गिवन दैट a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अच्छा मुझे ये कहा गया है कि a वेक्टर और b वेक्टर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, एंड a क्रॉस b इज 0, और ये भी बताया गया साथ में दिया गया है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू में 0। ये दोनों ही दे रखे हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b? तो आप वेक्टर a और b के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं, इससे आपको क्या जानकारी मिलती है? सुनो ध्यान देना जरा सब लोग। a डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि सर या तो a 0 हो रहा होगा, या फिर b 0 रहा होगा, या फिर कोई भी 0 नहीं रहा होगा, a वेक्टर परपेंडिकुलर रहा होगा किसके? b वेक्टर के। इसे बोलते हैं स्टेटमेंट 1 की पहली जानकारी। इससे तो ये पता लगता है। इसकी बात की जाए तो a क्रॉस b 0 तब होता है जब या तो a 0 रहा होगा, या फिर b 0 रहा होगा, या फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये है स्टेटमेंट नंबर 2। अब इन्होंने बोला दोनों ही 0 हैं, तो जब आप इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंपेयर करोगे और लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप इतना तो श्योर हो सर दो वेक्टर साथ में परपेंडिकुलर और पैरेलल तो नहीं हो सकते। हाँ साथ में 0 हो सकते हैं। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये पता चला कि या तो वेक्टर a 0 होगा
या फिर वेक्टर बी जीरो होगा, या फिर दोनों के दोनों जीरो हो सकते हैं, मगर दोनों एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं होंगे। तो इन्होंने बोला आप क्या कह सकते हैं ए और बी के बारे में, तो हम यही कह सकते हैं या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है या फिर दोनों जीरो है। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज जीरो, कोई एक कम से कम जीरो होगा। लिख लीजिए इसे। लिख लिया सभी ने इसको? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगले सवाल पर। लिख चुके सब लोग? 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अभी रुकना ज़रा ध्यान से। 7th में आपको सबसे एंड में कराऊंगा। उसको करवाने की वजह क्या है सबसे आखिर में बता दूंगा। ये सबसे अलग है, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो आप लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते वो मैं तभी बताऊँगा जब मैं इस सवाल के बारे में बात करूँगा। बिना प्रॉपर्टी के भी हो जाएगा, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल। ध्यान से देखिए, ये भी वैसा ही सवाल है जो मैंने ना प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त कहा था कि एक्सरसाइज में इसके जैसा सवाल आपको मिलेगा। देखिए सर क्या लिखा है सवाल के अंदर। सवाल में लिखा है इफ आइदर ए जीरो और बी जीरो देन ए क्रॉस बी जीरो। कह रहा है अगर ए जीरो है या बी जीरो है तो ए क्रॉस बी क्या होता है? जीरो। इज द कन्वर्स ट्रू? क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? क्या बोलोगे? अगर ए क्रॉस बी जीरो तो क्या ए और बी? तो आप बोलोगे पहले ही नो, इसका उल्टा तो ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी जीरो है इसका मतलब या तो ए और बी पैरेलल हो सकते हैं, एंटी पैरेलल, या फिर हो सकता है ए और बी क्या हो? जीरो। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। अब आपको एग्जांपल लेना है। अब मेरी बात सुनो, आप ना अपनी मर्जी से कोई भी एक वेक्टर कंसीडर कर लो। मैं एक इजी सा वेक्टर ले लेता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जो एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल। आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है ना? पैरेलल है कि नहीं है? याद है, किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसी की डायरेक्शन में नया वेक्टर मिल जाता है बस। अब आप इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ए क्रॉस बी, और इसे लिखने के लिए आप लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। पहला वेक्टर ये रहा 1 1 1, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट 2 2 2, और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसे यहां पर लिखेंगे दिस इज आई कैप ब्रैकेट क्लोज है, ये और ये कैंसिल, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 माइनस जे कैप, आप इसे भी सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2, प्लस के कैप, आप इसे भी सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2, और फाइनली आपका रिजल्ट कितना आएगा? जीरो वेक्टर। तो यहां से पता लग रहा है कि ए और बी दोनों में से कोई जीरो नहीं है, मगर फिर भी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रही है? जीरो। तो मैंने ये वेरीफाई कर दिया कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों जीरो ही हो, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। समझ गए सब लोग? लिख लीजिए इसको। लिख चुके हैं यहाँ तक सब लोग? क्लियर है सभी के लिए? ठीक है। तो भाई आप अपनी मर्जी का कोई भी एक वेक्टर लिख लो,
उसको 2 से 3 से 4 से माइनस से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, दो वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर आ जाएंगे और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अगला सवाल सुनिएगा। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये आप खुद करेंगे। एक बार बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए, बी एंड सी। याद है लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल किया था, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ भाई, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 10, यस मैग्नीट्यूड। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय ए एंड बी। तो आपको याद होगा इसका एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये भी फिनिश, ठीक है। और वैसे भी ये जो हमने पेपर था ना, टेस्ट पेपर 1, उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन सेम था, ठीक है। आज मैंने इसका सेकंड सेक्शन बी भी डाल दिया। अब आते नहीं, तीसरी साइड भी थी, एरिया भी निकालना था। तीसरी साइड भी निकालनी थी, एरिया भी निकालना था, उसको देखना। और वो तीसरी साइड भी ना उल्टी दे रखी थी, डी ए निकल रही थी और पूछा गया था ए डी निकाल। आप देखना उसको, वो दिया ही जानबूझ के ऐसे था कि गड़बड़ हो। चलो भाई सुनो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, 11वां सवाल। चुप हो जाइए, इधर ध्यान दीजिए, बस आवाज़ नहीं, सुनिए। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट। आपके पास दो वेक्टर ए और बी इस तरह से हैं कि ए का मैग्नीट्यूड 3 है और जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है √2/3। देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। कह रहे तब ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर होगा अगर इफ द एंगल बिटवीन दैम इज दिस। तो एक बात बताइए, कह रहे ए क्रॉस बी अगर एक यूनिट वेक्टर हो तो उसके लिए ए और बी के बीच में कितना एंगल होना चाहिए। चलो मान लेते हैं अगर ये यूनिट वेक्टर हो तो इसका मैग्नीट्यूड 1। वैसे अगर मैं बोलूँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड और इंटू में साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर एन कैप। लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड 1 है तो आपको ये हटाना पड़ेगा क्योंकि ये है इसका मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं ना सब लोग, एन कैप लगा दिया तो फिर तो वो डायरेक्शन आ गई इसके साथ। तो ये है इसका मैग्नीट्यूड। और अगर यहां तक आप पहुंच गए तो अब आपका काम आसान। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2/3 और इंटू में साइन थीटा इक्वल टू में 1 और 3 से 3 कैंसिल। तो आप यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और ये 1/√2 तब होता है जब थीटा कितना हो, π/4। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक है, बस चुप हो जाइए, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई ये वाला सवाल, आवाज़ नहीं, सुन लो। ये सवाल मैं नहीं करा रहा, इजी है, बच्चे कभी कभी कुछ गलती कर देते हैं, आपको वो नहीं करना है, ध्यान से सुनना। आपसे बोला है एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो बात तो वही रहेगी। लेकिन इस बार बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए, इस जगह पर लिख दिया बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, और साथ में दे रखा है विद पोजीशन वेक्टर्स। एक पोजीशन वेक्टर ये रहा, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर और ये डी का पोजीशन वेक्टर। याद रखना ये पोजीशन वेक्टर है, ये ए का पोजीशन वेक्टर है, इसके साथ ब्रैकेट में डाल देते हैं ए, और ये पोजीशन वेक्टर किसका हो गया, बी का। आपको पहले ए बी वेक्टर निकालना है तो बी माइनस ए करना पड़ेगा, तो आपको एक साइड मिलेगी। फिर ए डी वेक्टर निकालोगे और जब दोनों निकल जाएंगे तब आप निकालोगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तब आपको क्या मिलेगा, इसका एरिया। मीनिंग समझ गए सब लोग? तो ये सवाल मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, आप ऐसे खुद करेंगे। एक तरह से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, बस एक सवाल बाकी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब इस 7th क्वेश्चन पर हम ज़रा डिस्कशन करते हैं और प्लीज़ थोड़ा तसल्ली से बात को समझना। 7वां सवाल एक बड़ा सिंपल सवाल है और ये सवाल आप बड़े आराम से कर पाते, बहुत ईजीली, हालांकि अभी भी कर लोगे, लेकिन तब जब एक प्रॉपर्टी आपको पता होती, और वो प्रॉपर्टी आखिर है क्या, हम बात करते हैं इस बारे में। सुनो सवाल क्या है, मैं भी थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाऊंगा, सवाल बाद में पढ़ते हैं। जो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लो। सभी बच्चों ने डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर पढ़ा था,
उस डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर के अंदर ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी हमने सीखा। और मैं डिटर्मिनेंट का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हर बार क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड का यूज कर रहे हैं। पता है वहां पर ना पहले पुराने सिलेबस में एक टॉपिक हुआ करता था जिसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब वो सिलेबस से हटा दिया, इसलिए नहीं पढ़ाया गया। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, सुनना ध्यान से, आराम से समझना भाई मेरी बात को। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं यहां लिखा है 4 6 9, ये लिखा 2 4 और यहां पर लिख देते दैट इज 8, और इस जगह लिख दिया 0 0 और 0। आप इसे सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। अब ना कोई भी बच्चा सॉल्व करके देखना है कर लो, लेकिन ना ये चीज देखी गई कि अगर किसी भी एक लाइन, एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो आपका रिजल्ट भी डायरेक्टली कितना आता था, 0। ऐसी चीजों को ढूंढा गया, पहचाना गया और उन्हीं को बच्चों को पढ़ा दिया गया प्रॉपर्टीज की फॉर्म में कि अब से जहां पर ये चीजें दिखें बिना सॉल्व किए डायरेक्टली आप इस चीज को लिख सकते हैं। इसे बोलते थे क्या, प्रॉपर्टीज। अब ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी और भी थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं यूज करूंगा उसको। मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने यहां पर इस तरह से लिख दिया दिस इज A1 और यहां पर प्लस दिस इज B1, फिर यहां पर मैंने लिख दिया A2 प्लस B2, फिर यहां पर लिख दिया A3 और प्लस में लिख दिया दिस इज B3, और इस जगह पर मैं लिख देता हूं X Y और Z, यहां मैं लिख दिया P Q एंड R। ये आपके सामने एक डिटर्मिनेंट है। मैं आपसे बोलूं इसे सॉल्व करो, आप सब लोग सॉल्व कर लोगे, टाइम लगेगा, करना आता है सभी को। आप इस डिटर्मिनेंट को अगर चाहो तो तोड़ करके 2 टुकड़ों में लिख सकते हो, पहला एक टुकड़ा और प्लस फिर यहां पर दूसरा टुकड़ा। क्या मतलब है, A1XP तो आप इसे लिखिए A1, यहां लिखिए X और यहां लिखिए P। A2YQ तो आप इसे लिखेंगे A2, फिर यहां Y और यहां पर Q। फिर A3ZR तो आप इसे लिखेंगे A3, फिर यहां Z और यहां पर क्या लिख दीजिए R। सेम ऐसे ही दूसरा डिटर्मिनेंट B1XP तो आप इसे लिखेंगे B1, फिर X और फिर P। B2YQ तो आप इसे लिखेंगे B2, फिर Y और यहाँ पर Q। B3ZR तो आप इसे लिख सकते हैं B3, फिर यहाँ Z और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा R। मतलब आप इसे 2 टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं, इसे अलग सॉल्व करो, इसे अलग, और दोनों को जोड़ दो, आंसर कैसा आएगा, सेम। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही हो, ध्यान देना जरा। अगर मान लो ये चीज़ यहाँ ना होने के बजाय यहाँ पर होती, ऐसे ही ये चीज़ यहाँ ना होने के बजाय यहाँ होती, ये चीज़ यहाँ ना होने के बजाय इस जगह पर ना होने के बजाय अगर ये चीज़ यहाँ होती तो सब कुछ वैसा ही रहता। फिर मैं इसको लिखता A1XP, A2YQ, A3ZP, और यहाँ पर ना आपको बदलाव करना पड़ता, और इस बार ना आप लोग इसे क्या लिखते, आप इसे लिखते A1, उसके बाद क्या लिखते B1 और उसके बाद क्या आता P, फिर यहाँ पर A2, फिर यहाँ पर B2 और यहाँ A3 और यहाँ पर क्या होता है B3। मतलब ये जो टर्म है ना प्लस वाली, ये किसी भी रो में हो सकती है या फिर किसी भी कॉलम में। अच्छा, अगर यहाँ प्लस था इसलिए मैंने बीच में क्या डाला, प्लस। अगर माइनस होता तो बीच में क्या डालता, माइनस। बस आप एक डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं, इतने से आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये ना प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाता हूँ, सुनना ध्यान से देखना। पहले तो देखते हैं ज़बरदस्ती क्यों लगाओगे प्रॉपर्टी, जहाँ दिखेगी ज़रूरत वहाँ लगा देंगे। पहले मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। Let the vectors A, B, C be given as this। आपके सामने 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, तो मैंने पहले ना फर्स्ट वेक्टर को लिख दिया। A वेक्टर है A1 I कैप, प्लस दिस इज A2 J कैप, और प्लस दिस इज A3 K कैप। दूसरा जो वेक्टर है दैट इज B वेक्टर इज इक्वल टू में B1 I कैप, प्लस दिस इज B2 J कैप, प्लस दिस इज B3 K कैप। और तीसरा वेक्टर है आपके पास C वेक्टर इज इक्वल टू C1 I कैप, प्लस में C2 J कैप और प्लस में C3 K कैप। तो ये रहे आपके पास 3 वेक्टर्स। इन्होंने बोला है देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं और क्या ले आते हैं, RHS। उसके लिए मैंने सोचा LHS के लिए मुझे A चाहिए, A पता है, B प्लस C चाहिए, तो B और C पता है, क्या नहीं पता, B प्लस C। तो चलो एक काम करते हैं, पहले B प्लस C ही निकाल देते हैं। तो निकालते हैं B प्लस C। जब आप B प्लस C को जोड़ोगे तो यहाँ पर लिखोगे B1 प्लस C1 और साथ में क्या आ जाएगा, I कैप। ऐसे ही दूसरे को लिखोगे तो B2 प्लस C2 और यहाँ पर J कैप, और तीसरे को लिखेंगे तो दिस इज B3 प्लस C3 और इसके साथ में क्या आ जाएगा, दैट इज K कैप। अब आपको A पता है और साथ में क्या पता है, B प्लस C वेक्टर। जब आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो अब आ जाइए LHS पर, और LHS से चले जाते हैं RHS पर। अब बोर्ड पर ध्यान देना सब लोग, सुनो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड LHS। मुझे किसे कैलकुलेट करना है, A वेक्टर क्रॉस B प्लस C वेक्टर एज इट इज। अच्छा, 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे ही निकालते हैं। पहले क्या लिखोगे, I कैप,
फिर जे कैप, फिर के कैप। उसके बाद पहले ए है तो ए के कंपोनेंट A1, फिर ये A2 और यहाँ पर A3। फिर B प्लस C के कंपोनेंट B1 प्लस C1, अगला वाला B2 प्लस C2, अगला वाला B3 प्लस C3। ठीक है भाई, क्लियर है सभी के लिए? अभी अभी सीखा है ना कि आप इस डिटर्मिनेंट को दो टुकड़ों में तोड़ करके लिख सकते हो। बीच में क्या डाल देते हैं? प्लस। और अगर मैं उन दोनों टुकड़ों को तोड़ के लिखूं तो पहला I A1 B1, तो आप इसे लिखेंगे I कैप, यहाँ लिखेंगे A1, यहाँ लिखेंगे B1। फिर J A2 B2, तो आप इसे लिखेंगे J कैप, यहाँ पर आ जाएगा A2 और यहाँ पर आ जाएगा B2। फिर K A3 B3, तो आप इसे लिखेंगे K कैप, उसके बाद लिखेंगे A3 और उसके बाद लिखेंगे B3। सिमिलरली अगले वाले को लिखेंगे तो I A1 C1, तो आपको इसे लिखना पड़ेगा I कैप, ये रहा A1, ये रहा C1। फिर J A2 C2, तो आप इसे लिखेंगे J कैप, यहाँ पर A2 और यहाँ पर C2। फिर K A3 C3, तो आप इसे लिखेंगे K, उसके बाद A3 और उसके बाद क्या आ जाएगा? C3। कोई बच्चा बता सकता है ये क्या लिखा हुआ है? A क्रॉस B, और ये क्या है? तो बस आप इसके अगले स्टेप में लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट A क्रॉस दिस इज B, और प्लस में ये वाला क्या हो गया? A क्रॉस C। आप देखेंगे तो मैंने शुरुआत LHS से की थी एंड दिस इज योर RHS। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं ये सब नहीं यूज़ कर रहा, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? इसको तो आपने लिख लिया, आपको इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा LHS, और पता है इस सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा इसके अंदर। फिर आपको RHS वाली जो साइड है यानी कि ये, इसको लिखना पड़ेगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा देखो दोनों से रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल सेम। और ये सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी की वजह से आप इसे छोटा कर पाए, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, आप इसे लिख लीजिए, और ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मे भी पूछा जा सकता है बट इंपॉर्टेंट तो नहीं है बिल्कुल।
चले भाई अब बात सुनिए। सुनो, ये कर लिया कंप्लीट सब ने। तो भाई ये एक प्रॉपर्टी थी जो इसमें यूज होनी थी, बस। अब आपकी ये एक्सरसाइज 10.4 खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं मिसक्लेनियस एग्जाम्पल्स। अब सुनना ध्यान से, मिसक्लेनियस में आपको अच्छे सवाल मिलेंगे। ये वाला सवाल एग्जाम्पल 26 बहुत ही छोटा बेसिक सा सवाल है, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। इन्होंने सवाल लिखा क्या है, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सवाल पेपर में डायरेक्टली आता है 1 मार्क का। अगर आ गया तो इतना तामझाम मत करना, सीधा ही आंसर लिखोगे। लेकिन वो सीधा आंसर लिखोगे कैसे, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। तो अब ज़रा इधर ना ध्यान देना, और मैं चाहता हूँ भाई सभी बच्चे ध्यान दें, क्योंकि जैसे सवाल अब तक करके आए वैसा नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला सवाल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला है, सब कुछ दे रखा और आंसर आ गया। थोड़ा दिमाग से काम करना पड़ेगा। सुनिए, इनका कहना है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन। ये कहते हैं राइट ए यूनिट वेक्टर, तो मैं एक वेक्टर लिख देता। इन्होंने बोला ऑल द यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन। अच्छा, यही तो ग्राफ होता है, इसी को आप बोलोगे कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। कह रहे सारे यूनिट वेक्टर, सारे का मतलब सबका मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, अगर मैं सच में सारे यूनिट वेक्टर बनाना स्टार्ट करूं तो आप एक सिंपल चीज देखोगे, आपको इस डायरेक्शन का भी यूनिट वेक्टर लिखना है, इस डायरेक्शन का भी यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का भी यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का भी, इस डायरेक्शन का भी, इस डायरेक्शन का भी, हर डायरेक्शन का। तुम्हें क्या लगता है कितनी डायरेक्शंस होंगी, इनफाइनाइट। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि मैं सबको लिख पाऊं? अब कोई तरीका निकालना पड़ेगा, कि क्यों ये कह रहे कि भैया सारे ही यूनिट वेक्टर्स लिखने, इसलिए कहा कि ढंग से बात को समझना। चलो अब आपको सिखाता हूं कि कैसे आप सारे यूनिट वेक्टर्स लिख सकते हो, और वो भी बड़े आराम से और बहुत ही ज़्यादा आसानी से। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ना एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है एक्स वाई प्लेन के सारे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना दी, एक वाई एक्सिस, एंड दिस इज द एक्स वाई प्लेन। और यहाँ पर इस तरीके से नेमिंग कर देते हैं, एक एक्स और एक वाई की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये ऐसे लिख के यहाँ पर बना दिया मैंने दिस इज योर वाई डैश, और ये रही आपके पास वाई एक्सिस, और ये रहा आपका ओरिजिन विच इज ओ। ठीक है, अब ना मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सारे यूनिट वेक्टर अभी निकालेंगे, पहले कोई एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं किसी भी डायरेक्शन में। मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, एक यूनिट वेक्टर निकालता हूँ इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन जिसका एंगल जो है वो कुछ बन रहा होगा, मान लेते कितना एंगल है, थीटा। इस थीटा एंगल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं। मैंने इस यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट कर दिया, आर से। अच्छा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ये वाला पॉइंट कुछ ना कुछ तो होगा ना, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया P, और इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख दिए, x, y, ऐसे मान लिया। अच्छा, सच में अगर मैं r वेक्टर को लिखना चाहूँ तो आप बोलोगे सर r वेक्टर लिखना है, इसका मतलब आपको कौन सा वेक्टर लिखना पड़ेगा, OP वेक्टर। और O से P तक का वेक्टर अगर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो 0 0 होता है, x माइनस 0 y माइनस 0। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं x i कैप, और प्लस में क्या लिख दिया, y j कैप। सही मायने में बोला जाए तो यही यूनिट वेक्टर है। लेकिन आप सुनिए ध्यान से, मैं अब क्या करने जा रहा हूं। मैंने एक काम किया, यहां पर ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये वाला एंगल कितना है, 90। अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब एक्चुअल में ना ये लेंथ कितनी है, x, और ये वाली लेंथ कितनी है, y। चलो एक बार x और y निकालते हैं इस ट्राइंगल में से। अगर मैं कहूं इस ट्राइंगल में से cos थीटा बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, r का मैग्नीट्यूड, तो लिख देते हैं सीधा 1। तो आप बोलोगे सर यहाँ से x कितना आ गया, cos थीटा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ y निकालना है तो आप बोलोगे sin निकालो, तो sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, sin थीटा। तो मुझे x भी मिल गया cos थीटा, मुझे y भी मिल गया sin थीटा, और मैंने x और y को उठा के इसमें रख दिया। तो मैंने इसे यहाँ पुट किया और लिख दिया कि जो r वेक्टर मेरे पास है, दिस r वेक्टर इज इक्वल टू cos थीटा i कैप प्लस में sin थीटा एंड दिस इज j कैप। इस तरह से लिख दिया, और रियल में सच में यही मेरा यूनिट वेक्टर है। अभी बताता हूँ पूरी बात, किसी को डाउट लग रहा है तो निकालो इसका मैग्नीट्यूड। अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और सबको पता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1। तो ये लो जी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब सच में यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। इसको मैंने उठाया और यहाँ पर ला करके रख दिया इस तरीके से। ये है हमारा यूनिट वेक्टर जो हमें निकालना था। अब कैसे है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा को 0 रख दूं तो पता है कौन सी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा, इस तरफ का।
अगर मैं इसमें थीटा 1 डिग्री रख दूं तो इस डायरेक्शन का, 2 डिग्री इस डायरेक्शन, 3 डिग्री इस डायरेक्शन, 90 डिग्री इस तरफ। आप इसमें जो थीटा डालना है डालते जाओ, आपको हर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलता ही चला जाएगा। इट मींस आपको बस इसके साथ एक छोटा सा काम करना है, और वो काम इतना लिखना है कि वेयर इस जगह पर आपका जो थीटा है वो 0 से बड़ा और बराबर है, और छोटा है किससे, 2 पाई से। मतलब आप थीटा की सारी वैल्यूज डाल दो, आपको सारे यूनिट वेक्टर्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया बात सभी को? और अगर ऐसा देखा जाए तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा काम और कर दिया। मैंने कहा कि मतलब अभी ये यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ वाला वेक्टर, फिर इधर वाला, तो हमने एक काम किया, इस तरीके से सर्कल बना दिया, और बना करके यहाँ पर इस चीज़ को दिखा दिया, प्रेजेंट कर दिया इस तरह से कि ये है आप लोगों के पास आपका यूनिट वेक्टर। और ये सर्कल का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का। आपको किसी भी डायरेक्शन में जाना है, आपको हर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन बस उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर, और जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, सर्कल के ऊपर। मीनिंग समझ गए सब लोग? कर लोगे इस सवाल को? अब 1 मिनट रुकना सर। इसे देखिए, एक्सरसाइज पे जब हम आते हैं तो मिसलेनियस का पहला सवाल, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन द XY प्लेन। सेम ही क्वेश्चन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब या तो तुम ये सारा काम खुद करो दोबारा से, या सीधा याद रखो ये है यूनिट वेक्टर, थीटा को क्या रखो 30 डिग्री, आपको थीटा मिल जाएगा डायरेक्टली। समझ गए? हाँ, एंगल 30-30 रखना बस, क्योंकि एंगल तो सेम ही चीज़ है ना। तो अब आपको जो एंगल दें आप वो एंगल यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक मिनट सुनना, अगर आप इसे देख रहे हैं कि ऐसे, तो टीचर चाहे तो ये XY प्लेन के बजाय XZ प्लेन भी दे सकता है, YZ भी दे सकता है। तो सबके लिए आप इसी हिसाब से करेंगे, रिजल्ट सबका कैसा आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन वैसे कुछ नहीं होता, आपको सीधा देंगे XY प्लेन, और इतना सब आपको करना ही नहीं है। पेपर में अगर आएगा तो सीधा ऑप्शन जो भी होगा उसके हिसाब से आप इसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फिजिक्स में होता तो मैं ऐसे नहीं कराता, फिर इसको दोनों कंपोनेंट तोड़ता, x का y का, और लिख देता। R एक यूनिट वेक्टर है, उसका खुद का, मान लो एक वेक्टर A होता तो उसका x कंपोनेंट होता a cos थीटा, y कंपोनेंट a sin थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 cos थीटा और दूसरा 1 sin थीटा। तो x कंपोनेंट के साथ i लग जाता, y के साथ j, और ऐड करके लिख देते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने इसको? चलो भाई, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये हो गया यहाँ तक क्लियर सबके लिए? अब हम ना एक और सवाल पर आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं, और दोनों को ही ध्यान से देखिएगा क्या है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बड़ा बेसिक सा इजी सा सवाल है, और
दो तरीके हैं उसको करने को, एक तो आपको किताब में दिखेगा और एक मैं एक सिंपल मेथड आपको बताऊंगा, और वो सिंपल मेथड कुछ बताऊंगा कि आपको पता है पहले से। सुनिए ध्यान से। हम लोग अभी मिसक्लिनियस का सबसे शुरुआत का एग्जाम्पल कर चुके 26 और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं वैसे ही। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 पर। अब देखिए 27th एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, ध्यान से देखना भाई सब लोग। सवाल में लिखा है कि इफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2i 5j 3i 2j minus 3k I minus 6j minus k are the position vector of point A, B, C and D respectively. Then find the angle between AB and CD. पहला सवाल। दूसरा, deduce that AB and CD are collinear. अब पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपको जो सवाल में दिया गया है पहले आप उसे लिख लीजिए। आपको कहा गया है A का पोजीशन वेक्टर ये है, तो मैं A के साथ ब्रैकेट में लिख देता हूँ I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, फिर कॉमा बी वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर भी हमें इधर रखा है, दिस इज 2i कैप प्लस 5j कैप, फिर कॉमा सी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप, फिर अगला डी का पोजीशन वेक्टर है i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप। तो ए बी सी डी चारों के पोजीशन वेक्टर दे रखे थे, मैंने चारों ही लिख दिए। इन्होंने क्या कहा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर। तो भाई इनके बीच का एंगल निकालने के लिए पहले इन वेक्टर्स को भी तो निकालना पड़ेगा, तो पहले निकालते किसको, ए बी को। ए बी फाइनल माइनस इनिशियल 2i माइनस 1i दिस इज i कैप, 5j माइनस 1j दिस इज 4j कैप, और यहाँ k तो नहीं है तो 0k माइनस 1k दिस इज माइनस k कैप। पहला काम। दूसरा वेक्टर कौन सा चाहिए, सी डी, सॉरी ए बी के बाद अगला वेक्टर कौन सा चाहिए, दैट इज सी डी। तो सी डी को जब आप लिखेंगे सी डी तो डी माइनस सी, आई माइनस 3i दिस इज माइनस 2i कैप, माइनस 6 माइनस 2 दिस इज माइनस 8j कैप, माइनस के माइनस 3 तो लिख दें प्लस का 2k कैप, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3। अब ये चीज़ आ गई। अब मुझे दो वेक्टर पता है और इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। लेकिन ना डॉट प्रोडक्ट से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की, इसमें ना -2 कॉमन है, क्या बचेगा i कैप प्लस 4j कैप और माइनस में k कैप, ठीक लिखा है। और इसे देखोगे तो ये तो यही बन गया, और अगर ये बिल्कुल सेम यही आ गया तो आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं सी डी वैक्टर इज इक्वल टू -2 एंड दिस कैन बी रिटर्न एज ए बी वैक्टर। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और अगर अपोजिट है तो यहाँ से तो पता लग गया सी डी इज एंटी पैरेलल टू ए बी, और अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया 180। दोनों ही काम हो गए। इन्होंने बोलता प्रूफ करो ये कॉलिनियर है, लो जी कॉलिनियर भी है, और डायरेक्शन अपोजिट किससे पता लग गई, इससे। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, पहले ए बी निकालो, फिर ए बी का मैग्नीट्यूड, फिर सी डी निकालो, फिर सी डी का मैग्नीट्यूड, फिर डॉट प्रोडक्ट लगाओ, और फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद बताओ कि एंगल कितना बनेगा 180, और फिर दोबारा से लिख के दिखाओ कि देखो ये कैसा होगा कॉलिनियर। बात समझ रहे सब लोग। और यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने लिखी भी है ऑल्टरनेटिवली में कि आप इसका इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि दोनों के दोनों कैसे हैं कॉलिनियर। मेरी बात सुनना ध्यान से। अब से अगर कोई सवाल मिले तो बेटर है ए और बी निकालने के बाद उनका एंगल निकालने से पहले एक बार देख लो क्या इसमें कोई ऐसा रिलेशन तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बिना डॉट प्रोडक्ट के एंगल पता लग जाएगा, और नहीं है तो फिर तो एंगल निकालना ही है आपको। लिख लीजिए इसको।
चलो भाई सुनो, हो गया यहाँ तक क्लियर? अब हम करने जा रहे हैं आज की क्लास का सबसे आखिरी सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, और आप लोगों को इस सवाल के जो अब कराने जा रहा हूँ एग्ज़ाम में मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अब आप लोग ना कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे। पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब कीजिए डॉट प्रोडक्ट का सवाल है, क्रॉस प्रोडक्ट का। अब आपको एक सिंपल जनरल लैंग्वेज प्रॉब्लम दी जाएगी, उसमें आपको सोच समझ करके डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो ठीक लगे सब यूज़ करो, ठीक है? इसलिए आप ध्यान देना, अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 26 कर चुके, 27 कर चुके, 28 में पहले करा चुका हूँ, 29 भी कर चुके हैं, A डॉट B, B डॉट C, C डॉट 8 वाला। अब ये आता है 30, उसके बाद एग्जाम्पल्स खत्म, फिर हम उसके बाद अगली एक्सरसाइज करेंगे मिसलेनियस, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगी। एग्जाम्पल 30 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना, और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल में ही है, एक्सरसाइज में ऐसा कोई सवाल नहीं है। ध्यान से देख लो और अच्छे से समझ लो क्या है ये क्वेश्चन। सुनिए, यहां से सवाल की शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन ढंग से समझ लीजिए आखिर लिखा क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। इफ विद रेफरेंस टू राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, याद है वो 3 यूनिट वेक्टर I, J और K, कह रहे हैं हम उन्हीं के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में। ये लाइन ना भी लिखते ना तो भी अंडरस्टूड रहता, मेन सवाल यहां से शुरू हो रहा है। अल्फा एक वेक्टर है, बीटा दूसरा वेक्टर है, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। आपको बीटा वेक्टर को तोड़ना है, एक्सप्रेस करना है दो टुकड़ों में, एक टुकड़ा बीटा 1 और दूसरा टुकड़ा बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। बीटा 1 पहला टुकड़ा अल्फा के पैरेलल होना चाहिए और दूसरा टुकड़ा बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, वो अल्फा के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। आसान भाषा में एक वेक्टर दिया गया, कहा गया उसके दो टुकड़े कीजिए, पहला टुकड़ा अल्फा के पैरेलल होना चाहिए और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। क्वेश्चन समझ गए सब लोग? अब सुनिए ध्यान से, देखते हैं क्या क्या चीजें हमने सीखी है, सब इसमें अप्लाई की। सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है वो लिखते हैं। अल्फा हमारे पास क्या लिखा है, 3i कैप माइनस j कैप, और दूसरा जो वेक्टर है दैट इज बीटा, वो हमारे पास दे रखा है दिस इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। तो अल्फा और बीटा हमें दे दिया गया। एंड इसके अलावा हमें यह भी कहा गया है कि आपको बीटा को एक्सप्रेस करना है दो टुकड़ों में, जिसमें से एक पार्ट होगा बीटा 1, दूसरा पार्ट होगा बीटा 2, एंड इस तरह से कि बीटा 1 जो है वो पैरेलल होना चाहिए अल्फा के और बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, अल्फा के। ठीक है ना भाई, यहां तक? अब हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब तक जो दिया था मैंने लिख दिया आपके सामने। अब इस जगह पर एज, जैसा कि हमें ये पता है बीटा 1 जो है वो पैरेलल है किसके, अल्फा के, और हम जानते हैं अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो बीटा 1 बराबर में आप क्या लिखेंगे, लैम्डा अल्फा, क्योंकि जो पैरेलल होते हैं उनमें इस मल्टीप्लाई नंबर का फर्क होता है बस। तो आप इस बीटा 1 को बीटा 1 रहने दें, लैम्डा की जगह लैम्डा, व्हाट इज योर अल्फा, 3i कैप माइनस j कैप। आप इससे रखेंगे बीटा 1 एज इट इज, इक्वल टू में आ जाएगा 3 लैम्डा i कैप माइनस में लैम्डा j कैप। आप ऐसा मान लो कि आपको पहला वेक्टर पता चल गया, दैट इज बीटा 1। बस एक ही चीज की तो कमी है, किसकी, लैम्डा की। कोई लैम्डा पता करके बता दे तो आप लैम्डा इसमें डाल दोगे, क्या निकल जाएगा, बीटा 1। एक काम तो हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं, अब दूसरे पर आते हैं, नेक्स्ट सेकेंड थिंग। अब मुझे बीटा 1 के बाद बीटा 2 को भी कैलकुलेट करना है, लेकिन एक बात समझिए, एज जैसा कि हमें तो ये बताया गया ना कि बीटा वेक्टर जो है वो बराबर है बीटा 1 वेक्टर प्लस में बीटा 2 वेक्टर। मुझे बीटा 2 निकालना है, तो मैंने सोचा कि बीटा 2 निकालना है तो बीटा 1 इधर ले जाते हैं, तो बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा वेक्टर माइनस में बीटा 1, ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर यही काम किया, बीटा 2 वेक्टर को एज इट इज रहने दिया यहीं पर, और बीटा हमें पता है, व्हाट इज बीटा, ये रहा आपके सामने बीटा, तो बीटा की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और माइनस में बीटा 1, बीटा 1 ये रहा आपके सामने, आप इसे लिखेंगे 3 लैम्डा i कैप और फिर माइनस में लैम्डा j कैप, इनको माइनस कर देते हैं, बीटा 2 भी मिल जाएगा। तो मैंने इसे डायरेक्टली माइनस कर रहा हूं, ध्यान देना कैसे, 2i माइनस 3 लैम्डा i, तो मैंने लिख दिया 2 माइनस 3 लैम्डा, और साथ में किसे कॉमन ले लिया, i कैप को। यहां पर j कैप है और यहां पर लैम्डा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस,
और यहां से जे कैप और लैम्डा जे कैप 1 प्लस लैम्डा और क्या कॉमन आ जाएगा जे कैप। आखिरी में कौन बचा -3 के कैप, तो ये रहा के कैप। अब आप ये भी मान लो कि आपको बीटा 2 भी पता चल गया, बीटा 1 भी पता चल गया, बस एक चीज की कमी रह रही है लैम्डा की। लैम्डा इसमें रखूंगा तो बीटा 1 मिल जाएगा, इसमें रखूंगा तो बीटा 2। लेकिन आपको ये भी तो कहा गया बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो अब आप इस वाली सिचुएशन को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब अगर आप लिखेंगे एज, जैसा कि हमें ये पता है कि बीटा 2 is perpendicular to alpha, this implies that the product of बीटा 2 और अल्फा, इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी 0। अब आपका बीटा 2 ये रहा, आप लिख दीजिए 2 माइनस 3 लैम्डा एंड दिस इज आई कैप, ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा एंड दिस इज जे कैप, और माइनस में 3 के कैप, ब्रैकेट क्लोज, और उसके साथ में आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। व्हाट इज योर अल्फा, दैट इज 3 आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू में 0, सॉरी माइनस जे कैप, दिस इज माइनस जे कैप इज इक्वल टू में 0। तो करते हैं जरा i वाला i से, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 9 लैम्डा, फिर उसके बाद माइनस जे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस लैम्डा, के वाली टर्म इसमें है ही नहीं, तो इक्वल टू में कितना हो गया 0। तो 9 और 1 माइनस का 10 लैम्डा, 6 में से 1 क्या तो 5 उधर भेजेंगे तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका काम ईजी हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। और अगर लैम्डा आपको पता है, आप इसमें रखिए बीटा 1 और इसमें रखेंगे तो बीटा 2। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को इसमें पुट कर देता हूँ और यहाँ से बीटा 1 और बीटा 2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस जगह पर इसे निकाल देता हूँ फाइनली। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ नाउ, अब बीटा 1 इज इक्वल टू कितना था, दिस इज 3 लैम्डा, लैम्डा कितना है हाफ, तो रखिए हाफ, तो ये क्या बन जाएगा 3/2, दिस इज आई कैप, और यहाँ पर हाफ रखेंगे तो माइनस का हाफ एंड दिस इज जे कैप, तो ये लो जी आपका बीटा 1 आ गया। और अगर बीटा 2 निकालना है तो आप लिखेंगे दिस इज बीटा 2। अब ओरली ही करना है भाई इसको, लैम्डा को हाफ रखते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा ना, 2 माइनस 3/2 करेंगे तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा, तो ये रहा 1/2 एंड दिस इज आई कैप। इसमें 1/2 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2 एंड दिस इज जे कैप, और इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये रहा माइनस का 3 के कैप। तो ये देखिए आपका पहला वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर। कर लोगे सब लोग इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और ये मिसलेनियस का आखिरी एग्जाम्पल था। और आज की क्लास यहीं पर फिनिश, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे, ठीक है।